लगा लीजिए क्लास को। गुड इवनिंग एस पाटिल जी, थैंक यू, वेरी गुड, बहुत अच्छा। चलिए पहला क्वेश्चन इसमें है, फर्स्ट क्वेश्चन इसमें है, ध्यान रखिएगा। चाणक्य का अन्य नाम क्या है आपको बताना है। चाणक्य का दूसरा नाम क्या है ये आपको बताना है। तो फटाफट बताएं जल्दी से, सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका। चाणक्य का अन्य नाम क्या है, जल्दी से बताएं, सही आंसर क्या होगा आपका। भट्ट स्वामी, विष्णुगुप्त, राजशेखर या विशाखादत्त। तो चाणक्य का दूसरा नाम क्या है, जल्दी से बताइए, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, सभी लोग बताएं। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सभी लोग बताएं जल्दी से। चाणक्य का अन्य नाम क्या है, बिल्कुल सही है सभी लोग जो आंसर बी कर रहे हैं, विष्णुगुप्त इनका अन्य नाम है, या इन्हें कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है ना। और ये चंद्रगुप्त मौर्य क्या थे, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे, है ना, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए, हाँ, यह मुख्य आर्थिक सलाहकार थे। मिथुन पालवी जी गुड इवनिंग, सोनालिका सेन, विष्णुगुप्त, बिल्कुल सही है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। और एक खुशखबरी है आप लोगों के लिए कि अनअकैडमी क्लासेस का फाइनल हो गया है। मे भी कल से या फिर परसों से मेरी क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी। तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं कि हिस्ट्री तो मैं यहाँ पे पढ़ाऊंगा आप लोग को, है ना, कंप्लीट हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ। और हिस्ट्री के अलावा फिर मैं अदर सब्जेक्ट क्या स्टार्ट करूँ, परसों से एक क्लास और आपकी स्टार्ट हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, तो आप सजेस्ट करें कि और क्या सब्जेक्ट हम लोग पढ़ सकते हैं, है ना। बहुत सारे सब्जेक्ट हैं लेकिन मेजोरिटी किस सब्जेक्ट की है ये आप लोग कमेंट कर सकते हैं। निम्नलिखित में इसके निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। तो ये आपको बताना है। कालिदास का मालविकाग्निमित्रम, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, वात्स्यायन का कामसूत्र, या फिर तिरुवल्लुवर का तिरुकुलम। तो यहाँ पे बताएं इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका। प्रिया रावत गुड इवनिंग, बताएं जल्दी से, सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट आंसर क्या होगा आपको इसमें। ये अच्छी बात है कि संख्या धीरे धीरे यहाँ पे क्लास की बढ़ती चल रही है ना, बहुत अच्छी बात है ये तो किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है, तो ध्यान रखिएगा, मैकियावेली के प्रिंस से जो तुलना की जाती है ये किया जाता है आपका कौटिल्य के अर्थशास्त्र की, है ना। तो जिस तरह से कौटिल्य का अर्थशास्त्र यहाँ पे प्रमुख पुस्तक है, उसी तरह से मैकियावेली का प्रिंस है। ठीक है, नाइट में करवाएगा 9 PM से। ठीक है, कंप्यूटर कंप्यूटर के स्पेलिंग गलत लिख रहे हो मंजू, गुड इवनिंग मंजू। ठीक है, इसी का ए, ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। वह शासक कौन सा था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या कर दी थी। तो ऐसा बताना है आपको कि किसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए यानी राजा बनने के लिए अपने ही बड़े भाई की हत्या कर दी थी। बताएं कौन ऐसे शासक थे। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, सतीश जगदाले जी, स्वागत है आपका। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर अशोक हो जाएगा। अशोक ने ही अपने भाई सुसेन की हत्या करके राज सिंहासन पे बैठे थे। एक मान्यता ऐसी भी है कि इन्होंने अपने 99 भाइयों की हत्या करके सिंहासन पे बैठे हुए थे। ठीक है, तो मतलब ये 100 भाई थे टोटल, है ना। एक तो इतिहास में कौरव 100 लोग रहे हैं और दूसरे ये रहे हैं, लेकिन इसका ऐतिहासिक साक्ष्य नहीं मिलता है, केवल मान्यता ऐसी है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलें बढ़े आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने सबको प्रभावित किया था। कौन थी, चंडालिका, चारुलता, गौतमी या कौरवकी। तो क्या नाम था इनका, बताएं जल्दी से। करेक्ट आंसर, सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताएं, सही आंसर क्या होगा आपका। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सम्राट अशोक की पत्नी कौन थी, तो ये कारुकी थी जो सबको प्रभावित किया था। करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर आपका बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर डी होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बात मैं आप लोग को पहले ही सजेस्ट कर दूं कि अगर आप लोग आगे के भी व्यापम की कोई भी तैयारी करना चाह रहे हैं, है ना, तो जीएस में पढ़ा रहा हूँ, इसके अलावा फॉरेस्ट गार्ड का जो भी आने वाला है मतलब मैं एग्जाम होगा, ठीक है, एमपीपीएससी को होगा, तो व्यापम में यानी ईएसबी के जितने भी एग्जाम होंगे, ईएसबी के लिए आपको मैथ रीजनिंग अगर आपका स्ट्रांग नहीं है तो भूल जाओ कि आपका सिलेक्शन होगा। अगर मैथ रीजनिंग आप लोग नहीं पढ़ रहे हो तो बिना मैथ रीजनिंग के आपका सिलेक्शन नहीं होना है ईएसबी में।
एमपीपीएससी में, यूपीपीसीएस में या फिर अदर एग्जाम में आपका जहाँ पे जीके ज्यादा स्ट्रॉन्ग है वहां से हो सकता है, लेकिन एसबी के किसी भी एग्जाम में बिना मैथ रीजनिंग के आपके सिलेक्शन होना मुश्किल पड़ जाएगा। इसलिए मैं बोलता हूँ मैथ को नजरअंदाज ना करें, जीएस भी पढ़ें और मैथ भी पढ़ें। दोनों के लेक्चर हमारे चैनल पे चल रहे हैं, 7 बजे लाइव क्लास चलती है यहाँ पे, सचिन सर की मैथ पढ़ा रहे हैं पूरा कंप्लीट, और यहाँ पे जीएस में पढ़ा रहा हूँ आपको, ठीक है। चलिए, तो अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता में किस प्राकृत का प्रयोग किया है? अर्धमागधी का, सौरसेनी का, मागधी का या फिर अंगिका का? तो किसका प्रयोग किया है बताएं जल्दी से, सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता के लिए जो प्रयोग किया हुआ है ये अर्धमागधी का प्रयोग किया हुआ है, जो ज्यादातर जैन ग्रंथों में प्रयोग किया गया है, वही भाषा इन्होंने भी प्रयोग किया हुआ है, ठीक है। चले बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए इस पे। गुड, वेरी गुड। हाँ, अभी नहीं इसीगा, एसबी का रोल ही है व्यापम का कि मैथ रीजनिंग आपको भरपूर देंगे। हाँ, शुरुआत में आपको सिंपल लेवल देंगे, लेकिन ऑनलाइन एग्जाम है तो एक हफ्ते बाद 10 दिवस ऐसा हो जाता है कि आपको मैथ रीजनिंग टफ कर दिया जाता है और एसएससी लेवल पहुंच जाते हैं फिर ये, ठीक है। गुड इवनिंग नंदिनी जी। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहां भेजा था? स्वर्णगिरी में, तक्षशिला में, उज्जैन में या वैशाली में? तो कहां भेजा था बताएं जल्दी से, सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहां पे भेजा था, ये आपको बताना है। आज तो मैथ के 10-15 ही आए थे, आपने पेपर दिया है प्रिया आज का? ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तक्षशिला। तक्षशिला आपका जो अभी वर्तमान में पाकिस्तान में आता है, तो वहां पे विद्रोह को कुचलने के लिए बिंदुसार ने अपने पुत्र को भेजा था अशोक को, ठीक है। चले बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। अगले क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन था जिसका नाम देवनाम प्रियदर्शी था? ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो वह व्यक्ति कौन था जिसका नाम देवनाम प्रियदर्शी था बताएं? अशोक, चंद्रगुप्त, गौतम बुद्ध या महावीर स्वामी? स्वाति गुप्ता, स्वागत है आपका क्लास में। बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर, सही आंसर क्या हो जाएगा? अब तो किसी को आवाज की दिक्कत नहीं है ना? 2 दिन से थोड़ा सा आवाज की दिक्कत जा रही थी, तो मैंने इसको अभी क्लियर कर दिया है। अब आई थिंक सब कुछ सही है, ठीक है। अजय रोहिला जी गुड इवनिंग, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देव नाम प्रियदर्शी जो आपका आता है, किसका नाम आता है? ये अशोक का नाम ही है। बहुत सारे इनके नाम है, लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है कि अशोक का नाम जो अशोक मिला है ये गुर्जरा अभिलेख से मिला हुआ है, ये भी आपको ध्यान रखना है। हो सकता है आगे इसका क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाए। और गुर्जरा अभिलेख या जो मिला है कहाँ इसके साथ मिले हैं? दतिया मिले हैं, जो मध्य प्रदेश में आता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको। चले बढ़े आगे। अच्छा, स्टेटस में कितने लोग आज लगा चुके हैं क्लास को, बताएं जल्दी से, कितने लोग स्टेटस लगा दिए हैं? हाँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्राचीनतम वंश इसमें से कौन सा है? मौर्य, गुप्त, कुषाण या कण्व? तो इनमें से बताना है सबसे प्राचीनतम राजवंश कौन सा है। जितने ऑप्शन आप लोग को दिख रहे हैं, बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? इनमें से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? फटाफट बताएं, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। सबसे प्राचीन राजवंश इन चारों ऑप्शन में से सबको पता है मौर्य ही है। मौर्य के बाद क्या आता है इसमें आपका, ठीक है। फिर कण्व, कुषाण जो आते हैं ये तो आपका मौर्य काल में आते हैं, उसके बाद जो आता है गुप्त काल आता है। तो पहला जो यहाँ पे सबसे पुराना बात करें तो ये आ जाएगा आपका मौर्य काल, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 लोग स्टेटस में लगाए हुए हैं, बाकी लोग भी लगाएं कृपा करके, जिससे क्या है ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट बढ़ते रहें। उमा शंकर राठौर, वेरी गुड। स्वाति गुप्ता, अच्छा सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, थैंक यू सो मच स्वाति। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा आपने भी शेयर कर दिया मिथुन, वेरी गुड, बहुत अच्छा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कौटिल्य यानी कि चाणक्य ये किसके प्रधानमंत्री थे? पहले ही क्वेश्चन में मैं आपको बता दिया हूं, पहले ही क्वेश्चन में मैंने बताया है कौटिल्य या चाणक्य जो है किसके प्रधानमंत्री थे, ये आपको बताना है। चंद्रगुप्त द्वितीय, मौर्य, अशोक या अजातशत्रु? तो यहाँ पे आपको बताना है कौटिल्य यानी चाणक्य किसके प्रधानमंत्री थे, फटाफट बताएं, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? जल्दी से बताएं, सही आंसर क्या होगा आपका? यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य है सेकंड ऑप्शन, ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हुआ है यहाँ पे, है ना।
तो बी ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, पहला ऑप्शन है चंद्रगुप्त द्वितीय, फिर अशोक, फिर अजातशत्रु। वेरी गुड संदीप, बहुत अच्छे हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कौटिल्य जो आपके चाणक्य थे, ये चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। वहीं चंद्रगुप्त द्वितीय, आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये गुप्त शासक है ना। ये कौन से हैं? गुप्त शासक हैं। इसलिए मैं आप लोग को सजेस्ट कर रहा हूं, जो लोग इतिहास नहीं पढ़े हुए हैं बिल्कुल भी, उनके लिए भी उपाय ये है कि हिस्ट्री बाई प्रदीप सर आप सर्च करेंगे इसी चैनल पे, तो मैंने पूरा कंप्लीट एंशिएंट हिस्ट्री और मीडिएवल हिस्ट्री पढ़ाया हुआ है। आप इसको सर्च करेंगे तो मिल जाएगा मेरा प्लेलिस्ट पूरा, है ना। तो उसको पहले एक बार पढ़ा करें थ्योरी, 20 मिनट 25 मिनट 1 घंटे पूरा पढ़िए। देखिए, अगर आप तैयारी कर रहे हो, अगर पढ़ने से बच रहे हो, तो आप तैयारी फिर कर ही नहीं रहे हो, है ना। इसलिए पहले थ्योरी पढ़िए और थ्योरी के बाद फिर मेरी क्लास अटेंड करिए। आपको 100% हर एक चीज समझ में आएगा और बहुत अच्छा लगेगा आपको, आराम से तैयारी होती चलेगी आपकी। ठीक है, तो थ्योरी जरूर पढ़ा करें आप लोग। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित में से किस धर्म को अंगीकार कर लिया था? जुडिज्म, बौद्ध, हिंदू या जैन? तो कलिंग विजय के पश्चात अशोक ने किस धर्म को स्वीकार किया था, ये आपको बताना है। बताएं जल्दी से। कलिंग विजय के बाद अशोक ने किस धर्म को स्वीकार किया था? मालवीय जी, स्वागत है आपका। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कलिंग युद्ध के बाद यहाँ पे इन्होंने जो धर्म को स्वीकार किया था, ये बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था। यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें आपका, बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा, है ना। जब पूरा अपना साम्राज्य विस्तार कर लिया, है ना, कुछ बचा ही नहीं। हीना चक्रवर्ती, गुड इवनिंग। तो फिर उन्होंने बोला चलो हम क्या करते हैं, अब शांति का मार्ग अपनाते हैं, जो हो गया सो हो गया। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी। लाखों को यहाँ पे मार गिराए थे, लाखों की हत्याएं की थी अशोक ने यहाँ पे कलिंग में, और उसके बाद फिर उनका हृदय परिवर्तन होता है और फिर उन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था। ठीक है, हाँ, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। श्रुति पांडे, गुड इवनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी, आपको बताना है। शुद्धोधन ने, उपगुप्त ने, चाणक्य ने या शूद्रक ने? तो बताएं जरा इसे, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका इसमें? मनीष कुमार जी, स्वागत है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? चंद्रगुप्त मौर्य के शासन विस्तार में जो मुख्य रूप से मदद किया था, किसने किया था? ये चाणक्य ने किया था, यानी कौटिल्य ने किया था, है ना। तो ये एक कहा जाता है ना कि घायल शेर बहुत ही खतरनाक होता है। घायल किसने किया था? चाणक्य को घायल किया था घनानंद ने, मतलब मारा पीटा नहीं था, अपमानित किया हुआ था। तो उसका बदला लेने के लिए उन्होंने क्या किया? नंद वंश को समाप्त करवा दिया चंद्रगुप्त मौर्य के कारण। और चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य विस्तार में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी कौटिल्य ने, यानी कि यहाँ पे चाणक्य ने, विष्णुगुप्त ने। ठीक है, सब उन्हीं का नाम है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है, ये आपको बताना है। जैन धर्म का, बौद्ध धर्म का, मुस्लिम का या ईसाई का? तो सांची किस धर्म से संबंधित है, बताएं। सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? सांची किस धर्म से संबंधित है? तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, सांची जो होता है ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। स्तूप कहीं भी आता है तो स्तूप जो संबंधित होता है ये बौद्ध धर्म से संबंधित होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, बौद्ध धर्म में या तो गौतम बुद्ध या उनके कोई अनुयायी, या फिर उनके अनुयायी से संबंधित, या तो उनके शरीर का कोई अवशेष या अंग, है ना, शरीर का कोई अंग हो या फिर कोई अवशेष हो, ठीक है, या फिर उनसे संबंधित कोई भी वस्तु या सामग्री हो। ठीक है, कोई वस्तु हो, सामग्री हो या फिर प्रतीक चिन्ह हो। तो अगर स्तूप में इन सबको कुछ न कुछ अंश रखा जाता है और स्मारक रूप में स्तूप का निर्माण करा जाता है। वहीं आपको दो वर्ड और ध्यान रखना है, एक होता है चैत्य और दूसरा होता है बिहार। तो बिहार जो होता है बौद्ध धर्म में क्या होता है, ये ठहरने का निवास स्थान होता है। क्या होता है? निवास स्थान होता है। वहीं चैत्य जो होता है क्या होता है? पूजा गृह होता है। हो सकता है आगे आपको मिल जाए और नहीं भी मिलता है तो आपको ध्यान रखना है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। हाँ, 2003 में तो शामिल नहीं हुआ है सोमन सिंह, 1989 में यूनेस्को में शामिल हुआ है सांची, है ना, 1989 में यूनेस्को में शामिल हुआ है। 2003 आप जो बोल रहे हो, ये 2003 में भीमबेटका शामिल हुआ था मध्य प्रदेश का। ठीक है, तो वो थोड़ा सा उसको करेक्ट कर लेना आप। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था, वह कौन सा था बताएं। अंतिम दिनों में चंद्रगुप्त मौर्य ने, अशोक ने, समुद्रगुप्त ने या बिंदुसार ने। ठीक है, तो जीवन के अंतिम दिनों में जिन्होंने जैन धर्म को अपना लिया था वह शासक कौन थे बताएं। हालांकि मैंने ये आपको कल की क्लास में शायद बताया था, कल या परसों की क्लास में मैंने बताया, परसों क्लास में शायद ये बताया था आपको। तो यहाँ पे जब मैं आपको बौद्ध धर्म और जैन धर्म पढ़ा रहा था तो जैन धर्म में मैंने बताया था कि यहाँ पे मगध में क्या हुआ था, अकाल आया था, और अकाल आया था तो वहां पे चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया था, वहां पे दिगंबर सागर से जुड़ गए थे ये, है ना, और उन्होंने वस्त्र का त्याग कर दिया था और उन्होंने दो भागों में बटा हुआ था, एक है आपका श्वेतांबर और दूसरा कौन सा है आपका दिगंबर। ये मैं परसों की क्लास में आपको बताया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो जुड़े थे, किससे जुड़े थे, ये दिगंबर शाखा से जुड़े थे, जिसके प्रमुख कौन थे, ये इसके प्रमुख थे भद्रबाहु, है ना। तो और यहीं पे उन्होंने क्या किया था, अपना संलेखना विधि से जीवन का त्याग भी किया हुआ था। ठीक है, चलें बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। ये सबसे सिंपल सवाल है, बिंदुसार ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने, अशोक ने या बिंबिसार ने। तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, और आप लोग को सिंपल क्वेश्चन लग रहा होगा लेकिन एमपी पटवारी में आए हुए हैं शुरुआत में, है ना। तो शुरुआत में जिनका एग्जाम हो जाता है ना व्यापम में, एक हफ्ते के अंदर अंदर, वो सबसे प्रॉफिट में रहते हैं, है ना। वो मान के चलो कि उनको जन्नत मिल गई है, थोड़ा सा भी अगर पढ़ाई की है उन्होंने तो उनका हो जाना है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था बताएं। पर्ण, तोल, काकड़ी या फिर दिनार। तो मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था, फटाफट बताएं, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, बताएं जल्दी से, सही आंसर क्या होगा आपका, मौर्य साम्राज्य में मुद्रा का नाम क्या था। हाँ बिल्कुल सही है, वेरी गुड। तो मौर्य साम्राज्य में जो मुद्रा का नाम क्या था, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, मुद्रा का नाम कहते थे इसको, हाँ 16 नंबर का सही आंसर बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, पढ़ होता था, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। और ये चांदी से बना होता था, किससे बना रहता था, ये चांदी से। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नांकित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है बताएं। इनमें से कौन सा मौर्य वंश का शासक नहीं है आपको बताना है, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक या बिंदुसार। तो कौन है जो यहाँ पे मौर्य वंश का शासक नहीं है, फटाफट बताएं, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका। हाँ बिल्कुल सही है। पेन का क्या हो गया भाई, पेन में क्या इश्यू है, एकदम तो क्लियर दिख रहा है आप लोग को, सबको क्लियर दिख रहा है ना बोर्ड में जो भी मैं बता रहा हूँ लिखा रहा हूँ तो। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मौर्य वंश के जो शासक नहीं है इनमें से एक ही मुझे दिख रहे हैं, ये है अजातशत्रु, क्योंकि ये जो है हर्यक वंश के हैं, है ना। कौन से वंश के हैं, मगध साम्राज्य के अंतर्गत हर्यक वंश के थे। बाकी जो है आपका चंद्रगुप्त मौर्य, फिर इनके बेटे का नाम क्या था, बिंदुसार, और इनके बेटे का नाम क्या था, अशोक, है ना। पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी और ये तीसरी पीढ़ी, ये सब मौर्य वंश के ही हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अशोक उत्तराधिकारी कौन थे इसमें बताएं, कुणाल, बिंदुसार, राहुल या इनमें से कोई नहीं। अशोक के उत्तराधिकारी कौन थे ये आपको बताना है, अशोक के उत्तराधिकारी कौन थे बताएं जल्दी से, सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, निम्नलिखित में से अशोक के उत्तराधिकारी कौन से थे। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अशोक के जो उत्तराधिकारी थे ये कुणाल थे, है ना। कौन थे, कुणाल। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सही आंसर होगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा इसमें। बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, मुद्रा राक्षस का लेखक निम्नलिखित में से कौन थे, अश्वघोष, विशाखादत्त, कालिदास या भास। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो बताएं जल्दी से, मुद्रा राक्षस जो रचना है किनकी रचना है, ये मुद्रा राक्षस किसकी रचना है। तो मुद्रा राक्षस जो रचना है ये किसकी है, विशाखादत्त की रचना है मुद्रा राक्षस, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर है। इसी में चंद्रगुप्त मौर्य को शूद्र कहा गया है, ये भी ध्यान रखना है ना, अगर डिटेल में पूछ ले तो, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विशाखादत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु कौन सी है ये आपको बताना है। प्राचीन
हिंदू संस्कृति के देवताओं और राक्षसों के बीच संघर्ष के बारे में है, एक आर्य राजकुमार और एक कबीलाई महिला की प्रेम कथा के बारे में है, दो आर्य कबीलों के बीच सत्ता के संघर्ष की कथा के बारे में है, ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय राजदरबार के दुर्लभ संधियों के बारे में है। तो यहाँ पे बताना है मुद्रा राक्षस किसके बारे में है, फटाफट बताएं जल्दी से, सही आंसर क्या हो जाएगा आपका। मुद्रा राक्षस में किसका उल्लेख किया गया है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताएं। सही आंसर क्या होगा, सभी लोग बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका। ठीक है, यहाँ पे सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मुद्रा राक्षस जो है किसके बारे में है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, बी इसका सही आंसर होगा। हालांकि लोशन में इसका डी आंसर दिया हुआ है ना, इसको एक बार मैं और चेक करूंगा, जहां तक इसका आंसर बी ही होना चाहिए। फिर भी इसको, ये डाउट वाला क्वेश्चन है, इसको हम लोग कल सॉल्व कर लेंगे। होना चाहिए बी, लेकिन लोशन में इसका डी दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता था, ये आपको बताना है। हर्ष ने, स्कंदगुप्त ने, विक्रमादित्य ने या फिर चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र किस शासक ने जीता हुआ है, ये आपको बताना है, जल्दी से बताएं। सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र सबसे पहले किसने जीता हुआ है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर होगा मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता हुआ है, ये चंद्रगुप्त मौर्य ने ही जीता हुआ था। मालवा सबको पता है, मध्य प्रदेश का हिस्सा है, ठीक है, गुजरात सबको पता है और महाराष्ट्र, है ना, तो इनको सबसे पहले जीता था चंद्रगुप्त मौर्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पे राजवंश की स्थापना की थी। अशोक ने, अकबर ने, रणजीत सिंह ने या शिवाजी ने। इतना सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग आराम से कर सकते हैं। ब्लैक कमांडो जी, आपका भी स्वागत है, आप तो पहले से कमांडो हो। और कुछ इसके आगे भी जाना है क्या, ये सबसे बड़ी तो हम इसी को पोस्ट मान रहे हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बताएं जल्दी से। किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना किया था, ये किया था आपका अशोक ने किया हुआ था। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रमोद जी, जी गुड इवनिंग। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर अशोक होगा। और अशोक का धम्म बहुत प्रचलित था, और धम्म क्या था, एक तरह से घोषणा पत्र था, है ना, घोषणा पत्र था, या जीवन जीने के क्या थे, आदर्श नियम थे, ये कोई अलग से धर्म नहीं था। तो ये भी किसने चलाया था, अशोक ने चलाया था। ठीक है, तो और इसका प्रचार प्रसार भी बहुत किया था अशोक ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से अशोक के शिलालेख नहीं है, कौन सा अशोक का शिलालेख नहीं है, बताएं। गिरनार, कंधार, पाटलिपुत्र या टोपरा। तो निम्नलिखित में से यहाँ पे कहाँ पे अशोक की शिलालेख नहीं है, ये आपको बताना है। कहाँ पे अशोक के शिलालेख नहीं है, बताएं जल्दी से, सही आंसर क्या हो जाएगा आपका। करेक्ट आंसर, सही आंसर क्या हो जाएगा इसमें आपका। अशोक के शिलालेख कहाँ पे नहीं आते हैं, तो पाटलिपुत्र में ही इनके अभिलेख नहीं मिलते हैं, बाकी सभी जगह पे इनके अभिलेख मिलते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, है ना, पाटलिपुत्र में नहीं मिलेगा, बाकी जो उनका क्षेत्र था बाकी हर जगह पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थशास्त्र के लेखक के समकालीन कौन थे, अशोक, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या समुद्रगुप्त। अर्थशास्त्र का लेखक किसके समकालीन था, बताएं। पीडीएफ सेंड कर दूंगा मैं, एस पाटिल जी, टेंशन मत लो, है ना, पीडीएफ सेंड हो जाएगा आपका, तो कल वाला भी कर दूंगा, आज वाला भी कर दूंगा। अर्थशास्त्र के लेखक जो समकालीन थे, अभी मैंने बताया आप लोगों को, किसके समकालीन थे, चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन थे, यानी कि बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था। नंद वंश के पश्चात किस वंश ने शासन किया था मगध पे, तो ये मैं आपको बता चुका हूं। नंद वंश के बाद कौन आते हैं, घनानंद को मार के कौन आते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य आते हैं, यानी ए ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन था, वैशाली, नालंदा, तक्षशिला या उज्जैन। तो मौर्य काल में शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध क्षेत्र था, प्रचलित क्षेत्र कौन सा था, ये आपको बताना है, जल्दी से बताएं। तो मौर्य काल में शिक्षा का सबसे प्रचलित या विख्यात जो केंद्र था, उसका नाम क्या है, तक्षशिला है। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट आंसर, है ना। पुरुषोत्तम सिंह, गुड इवनिंग। ठीक है, पुरुषोत्तम में कौन सा समास आएगा, बताइए अपने नाम में। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है बताएं, मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? अर्थशास्त्र, ऋग्वेद, पुराण या इंडिका? तो मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है, फटाफट बताएं, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है, जल्दी से बताएं। हाँ, तो मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका इनकी पुस्तक का नाम है। ये एक विदेशी विवरण है ना? क्या है आपका? विदेशी विवरण है। विदेशी विवरण वह होता है जिसमें कोई हमारे देश से बाहर का कोई इंसान आता है और हमारे देश के बारे में बताएगा, ठीक है? तो हमारे देश के संदर्भ में वो क्या कहलाएगा? विदेशी विवरण, ठीक है? लेकिन जो ये इंडिका इनकी रचना है, ये मूल रचना नहीं है, ध्यान रखना, ये मूल रचना मेगस्थनीज की नहीं है। मेगस्थनीज ने अपने शिष्यों को या अपने अनुयायियों को वहां की भारत के बारे में बताया था और उनके शिष्यों ने क्या किया था, फिर इंडिका की रचना की थी उसके आधार पे। इन मूल रूप में ये नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपसे पूछ लिया जाए, आपसे डिटेल नहीं पूछा जाएगा, केवल ये पूछा जाएगा मेगस्थनीज की पुस्तक कौन सी है, इनकी पुस्तक कौन सी है? इंडिका। चले, हाँ, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह कौन सा है? भास, शूद्रक, विशाखादत्त या अश्वघोष? तो किसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन किया गया है, ये बताएं जल्दी से, सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? अरे एक ही ऑप्शन चुनना है श्रुति, अब बी भी ऑप्शन चुन रही हो, सी भी ऑप्शन चुन रही हो। ऐसा नहीं करना है कि हमें दोनों पसंद आ रहा है तो दोनों कर देना है। नहीं नहीं, तत्पुरुष समास नहीं है इसमें, ठीक है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है, ये विशाखादत्त की मुद्रा राक्षस में हुआ है ना? किसमें हुआ है? मुद्रा राक्षस में। और मैंने बताया आपको थोड़ी देर पहले कि इसी में चंद्रगुप्त मौर्य को एक शूद्र बताया गया था, है ना? ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वह सोर्स या वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वो कौन सा है? दिव्योदान, अर्थशास्त्र, इंडिका या अशोक के शिलालेख? तो पाटलिपुत्र के प्रशासन के बारे में जो उल्लेख मिलता है ये किसमें मिलता है, बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? जल्दी से बताएं, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? पाटलिपुत्र के प्रशासन के बारे में जो उल्लेख मिलता है कहाँ पे मिलता है, जल्दी से बताएं, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? तो बिल्कुल सही है, करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें आपका इंडिका। इंडिका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? हाँ, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक्चुअल में पुरुषोत्तम में कर्मधारय समास आएगा, लेकिन ये दोनों अपवाद हैं, कर्मधारय भी आता है, बहुब्री भी आता है, लेकिन ज्यादा सटीक आंसर जो है कर्मधारय आएगा इसमें, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्योंकि पुरुषोत्तम भगवान विष्णु जी का भी नाम है, लेकिन अगर एक चुनना हो तो कर्मधारय ज्यादा सटीक आंसर है इसका। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी है बताएं? संस्कृत, प्राकृत, पाली या हिंदी? तो अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी है, फटाफट बताएं जल्दी से, सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? हाँ, करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताएं। कुछ लूसेंट में आंसर गलत दिए हुए हैं, है ना? बहुत कुछ आंसर जो गलत दिए हुए हैं उनको अपने को सुधारने की भी जरूरत है, उसको अपन करेक्ट भी करते चलेंगे। हर चैप्टर में 2 या 3 क्वेश्चन आपको गलत दिखेंगे लूसेंट में, और हम लोग उसी को रट के जाते हैं, ठीक है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी है, फटाफट बताएं जल्दी से, सही आंसर क्या होगा आपका? तो यहाँ पे मैंने पहले ही बता दिया था, प्राकृत, है ना? क्योंकि अर्धमागधी, प्राकृत एवं अर्धमागधी भाषा का उपयोग किया था। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हाँ, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा के दक्कन में विजय प्राप्त की थी? सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको बताना है किस मौर्य राजा ने दक्कन में विजय प्राप्त की थी? अशोक ने, चंद्रगुप्त ने, बिंदुसार ने या कुणाल ने? तो किसने विजय प्राप्त की थी, बताएं जल्दी से, सही आंसर क्या होगा आपका? तो मालवा के नीचे कौन सा क्षेत्र आता है? दक्कन का आता है, यानी महाराष्ट्र का हिस्सा है। और महाराष्ट्र का मैंने बताया था, गुजरात, महाराष्ट्र और मालवा क्षेत्र में सबसे पहले जो अधिकार किया था ये चंद्रगुप्त मौर्य ने किया हुआ था, यानी कि बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सही आंसर होगा। मेरी क्लासेस होती है डेली 10 PM पे, है ना? 10 बजे लॉग कर लो। हिस्ट्री के लिए टॉपिक वाइज पूरा कंप्लीट करा रहा हूं मैं इसको, है ना? और इसका थ्योरी भी मैं पढ़ा चुका हूं, है ना? तो थ्योरी भी हिस्ट्री बाई प्रदीप सर मेरे चैनल पे ही सर्च करेंगे, मिल जाएगा आपको। तो एक बार पहले थ्योरी पढ़ो उसको और इसके बाद फिर डेली 10 बजे ऑब्जेक्टिव क्लास करें, ठीक है? हालांकि मैं ऑब्जेक्टिव में भी
डिटेल कराता चलता हूं जो भी जरूरत रहती है। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने श्रेणियों में विभाजित किया हुआ है? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। 4, 5, 6 या 7? तो मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने वर्गों में विभाजित किया है? फटाफट बताएं जल्दी से। सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? कितने वर्गों में विभाजित किया हुआ है? तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, भारतीय समाज को इन्होंने 7 वर्गों में विभाजित किया हुआ है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सही आंसर होगा। करेक्ट आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा इसमें आपका। ठीक है। और वेबसाइट का हमारा प्रोसेस चल रहा है, हो सकता है आपका 1-2 दिन में बन जाए, या मैक्सिमम बहुत लेट लगेगा तो 1 वीक लगेगा। फिर आप लोग को टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसको मैं अपडेट कर दूंगा टॉपिक वाइज। सभी पीडीएफ में जितने भी अभी तक पढ़ाया हुआ हूँ वो पूरा आपको वेबसाइट में अवेलेबल हो जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई भी 1 रुपए का चार्ज आपको नहीं देने हैं किसी चीज के लिए, है ना। केवल चार्ज लगता है आप लोग का टेस्ट सीरीज का, क्योंकि टेस्ट सीरीज जो है उसमें बनाने में बहुत ज्यादा पैसे वेस्ट चले जाते हैं, तो उसका आपका चार्ज लगेगा। बाकी इसके अलावा किसी चीज का चार्ज अभी नहीं लगेगा आपका। अर्थशास्त्र में किस पहलू पे प्रकाश डाला गया है? आर्थिक जीवन पे, राजनीतिक जीवन पे, धार्मिक जीवन पे, या सामाजिक जीवन पे? तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पे प्रकाश डाला गया है? मशुल्कम। बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? अब ये यहाँ पे बहुत सारे लोग कंफ्यूज होंगे, ये इसमें क्वेश्चन में बहुत सारे लोग कंफ्यूज होंगे। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पे प्रकाश डाला गया है? फटाफट बताएं जल्दी से। सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑल स्टेट पीसीएस एग्जाम, टेलीग्राम का नाम है ऑल स्टेट पीसीएस एग्जाम, सर्च करिएगा मिल जाएगा आपको। हाँ, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा इसमें आपका, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पे प्रकाश डाला गया है? तो ये आर्थिक नहीं, राजनीतिक जीवन पे प्रकाश डाला गया है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? मूल रूप से जो पुस्तक है ये राजनीतिक जीवन का है, लेकिन कुछ भाग आपका यहाँ पे आर्थिक का भी है, लेकिन मेन आपका जो आंसर रहेगा राजनीतिक जीवन आएगा। मैं वही बोला था, आप लोग ए करोगे, ए नहीं है, बी ऑप्शन इसका 100% सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? बताएं। अफगानिस्तान, बिहार, श्रीलंका या कलिंग? तो हाँ, तो करेक्ट आंसर बताएं। अशोक के जो साम्राज्य में क्या शामिल नहीं था? कौन सा क्षेत्र शामिल नहीं था? फटाफट बताएं जल्दी से। सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 33 का सही आंसर क्या होगा? जल्दी से बताएं, कौन सा शामिल नहीं था इनके में? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, अशोक के साम्राज्य में जो सम्मिलित नहीं था वो श्रीलंका नहीं था, है ना। क्योंकि आपने पढ़ा होगा महेंद्र और संघमित्रा जो उनके पुत्र और पुत्री थे, इन दोनों को उन्होंने क्या है अपने धर्म के प्रचार के लिए भेजा हुआ था। ठीक है, कहाँ पे? श्रीलंका में भेजा हुआ था, है ना। तो भेजा हुआ था वहां पे, जो यहाँ पे इनका शासन नहीं था श्रीलंका में, बाकी सभी जगह पे इनका शासन था। तो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, चले बढ़े आगे। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, पिछला वाला आंसर ही आ गया था, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, श्रीलंका रहेगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने, अशोक महान ने, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने, या कनिष्क ने? तो पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम किस राजा ने अपनी राजधानी बनाई थी, ये बताना है आपको। जल्दी से बताएं, किसने राजधानी बनाई थी? करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? तो पाटलिपुत्र को सबसे पहले जो अपनी राजधानी बनाया था ना, किसने बनाया था? तो ये बनाया था चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाया हुआ था। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। लेकिन अगर मौर्य वंश का ऑप्शन ना रहे तो आप कर सकते हैं उदयन ने, है ना, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः किससे बना हुआ था? ईंटों से, पत्थर से, लकड़ी का, या मिट्टी का? तो चंद्रगुप्त मौर्य का महल किसका बना हुआ था? फटाफट बताएं जल्दी से। सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? चंद्रगुप्त मौर्य का महल किससे बना हुआ था? जल्दी से बताएं, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? हाँ, बिल्कुल सही है। तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो महल बना हुआ था, किसका बना हुआ था? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? लकड़ी का महल इनका बना हुआ था। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, है ना। लकड़ी का महल काफी फेमस है चंद्रगुप्त मौर्य का। और महाभारत में एक स्टोरी आती है चंदन का महल कर्ण का, है ना, महारथी कर्ण का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है। बराबर की पहाड़ी जो है ये गुफाओं का उल्लेख किसके आश्रय गृह के रूप में था? ये बताएं, किस पे था? आजीविकों का,
थारुओं का, जैनों का या तांत्रिकों का। तो बराबर की जो गुफा है उपयोग किसके आश्रय के रूप में था, ये बताएं। आज के पेपर में कोई भी मध्य प्रदेश का जीके नहीं आया। हाँ बिल्कुल सही है दिलीप सिंह, आज के एग्जाम में नहीं दिलीप, ये पिछले एक हफ्ते से एमपी जीके को हटा दिया गया है और आगे भी 26 अप्रैल तक अब मुझे नहीं लगता कि एमपी जीके आएगा, क्योंकि अब ये पेपर का टफ लेवल आना शुरू हो गया है ना। और यहाँ पे अब केवल वही सिलेक्शन ले पाएंगे, मैं पहले बता रहा हूँ, मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश। इंग्लिश जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं अब केवल उनका सिलेक्शन हो रहा है, जो अभी एग्जाम अब देने वाले हैं। मार्च तक में जिनका पेपर हुआ था उनमें पूरा टू द सिलेबस आया हुआ था मार्च तक के पेपर में। मार्च के बाद से केवल मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश वाले ही सिलेक्शन पाएंगे, बाकी कोई नहीं। ये फिक्स कर दिया है व्यापम वालों ने, है ना। करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, सही आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा आपका। क्योंकि हम लोग क्या है, स्टूडेंट बोलते नहीं है इस चीज को, बस शांत रह जाते हैं कि चलो हमारा नहीं हो कोई बात नहीं, जबकि ये ईएसबी का रूल ही नहीं है। आप कैसे कर सकते हो, जब 8 पार्ट दिया है, मैथ के क्वेश्चन आपको केवल कितने देने हैं, 20 देना है आपको, ये 25 मान के चलो, 25 आपका पोर्शन है, लेकिन 25 क्वेश्चन नहीं देना है इनको। ये क्या करेंगे, 40 क्वेश्चन बढ़ा देंगे, 45 क्वेश्चन बढ़ा देंगे। मैथ रीजनिंग को मिला के जो क्वेश्चन आ रहे हैं इसमें, ये केवल 70-80 क्वेश्चन केवल मैथ रीजनिंग के दे रहे हैं। इंग्लिश का भी और कर दो तो इसमें आपका 110 प्लस हो जा रहा है आपका। यानी आप केवल सिलेक्शन देना चाह रहे हो जो मैथ वाले हैं, जो बीटेक वाले हैं या एसएससी वाले हैं, आप बाकी को सिलेक्शन देना ही नहीं चाह रहे हो उसमें। ठीक है, कंप्यूटर किस लेवल के पूछ रहे हैं, अब कंप्यूटर पूछ रहे हैं, अब ये प्रोग्रामिंग पूछ रहे हैं जावा के बारे में। ठीक है, किसके बारे में पूछ रहे हैं इसमें, अब जावा के बारे में पूछ रहे हैं इसमें। ठीक है, पाइथन के बारे में पूछ रहे हैं। तो इनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि पटवारी बनाना है कि ये फिर क्या बनाना है, हमको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का कोर्स करना है क्या, हम लोग वहां पे जाएं क्या, या पटवारी की तैयारी करें। तो सिलेबस क्या है उनको पता ही नहीं रहता है, इसमें कुछ भी मूड उठा के दे रहे हैं इसमें, और कोई बोलने वाला भी नहीं है इसके लिए, है ना। ना कोई आज तक याचिका कर रहे हैं कि आप सिलेबस के अकॉर्डिंग पूछ ही नहीं रहे हो कुछ इसमें। ठीक है भाई, आप सिलेबस किस लिए बना रहे हो, फिर आप कुछ भी नहीं पूछा जा रहा है सिलेबस के अकॉर्डिंग। एमपी के एग्जाम में एमपी के ही नहीं दे रहे हैं, बताओ। तो सिलेबस नहीं दे रहे हैं तो टीचर भी क्या करेगा इसमें, कैसे पढ़ाएगा जब सिलेबस के अकॉर्डिंग आप पूछ ही नहीं रहे हो इसमें तो। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जीके के नाम पे करंट अफेयर पूरा डाल दे रहे हैं इसमें, जीके नहीं पूछा जा रहा है इसमें। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, इसका करेक्ट आंसर होगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक सेकंड थोड़ा सा रुक जाएगा आप लोग, 1 सेकंड रुकिएगा। ठीक है, चलें बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था। तो इसका बताना है, कलिंग अभिलेख, अशोक का गिरनार अभिलेख, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, या अशोक का सोपरा अभिलेख। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका। किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था, फटाफट बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका। ये फुल तानाशाही है, मनमानी है और कुछ भी नहीं है ना। और स्टूडेंट के साथ ये बिल्कुल गलत किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे कोई बोलने वाला ही नहीं है, समस्या सबसे बड़ी यही है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा बताएं जल्दी से, सही आंसर क्या हो जाएगा आपका। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ध्यान रखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य का जो आपका प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ है, ये किससे पता चलता है, तो रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है। यानी कि बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट आंसर होगा। सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा इसमें आपका। ठीक है, चले बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। ठीक है, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक स्वयं को मगध का सम्राट बताया है कौन सा है, मस्की और स्तंभ, रुम्मनदेही स्तंभ, क्वीन स्तंभ, या भाब्रू स्तंभ। तो करेक्ट आंसर क्या होगा बताएं जल्दी से, सही आंसर क्या होगा आपका। करेक्ट आंसर क्या होगा जल्दी से बताएं। वह स्तंभ जिसमें अशोक स्वयं को मगध का सम्राट बताता है, ये अच्छा क्वेश्चन है, कौन सा स्तंभ है ये। और ये जब तक इसके खिलाफ आवाज नहीं उठेगी, हर एग्जाम में यही होगा, जितने भी ऑनलाइन एग्जाम होते हैं, एक हफ्ते तक, एक वीक तक ये पटरी पे रहेंगे, ये 10 दिन तक पटरी पे रहेंगे। और जिनका भी एग्जाम अगर ऑनलाइन में 20 से 25 दिन तक चलेगा, 1 महीने तक चलेगा, ये वही कहानी दोहराएंगे। 10 दिन तक सिंपल क्वेश्चन देंगे, और उसके बाद क्या देंगे,
किसी को नहीं पता है, उनको भी नहीं पता क्या क्वेश्चन दे रहे हैं। फिर वही केवल मैथ रीजनिंग का खेल रहेगा, जो मैथ बैकग्राउंड से हैं केवल उनका होगा और बाकी किसी का नहीं होना इसमें। और मैथ बैकग्राउंड में भी उनका जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, जो बैंक की तैयारी कर रहे हैं, उन्हीं का होना है, बाकी किसी का नहीं होना है इसमें। तो ये एक तरफा हो गया ना फिर इस चीज का, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, 38 का क्या हो जाएगा इसमें आपका, सही आंसर हो जाएगा इसमें आपका भाब्रू स्तंभ। करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा इसमें आपका। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। वह भारतीय साम्राज्य स्थापित प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया, कौन सा स्थापित किया गया बताएं, कनिष्क द्वारा, हर्ष द्वारा, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा या समुद्रगुप्त द्वारा। तो प्रथम भारतीय साम्राज्य किसके द्वारा स्थापित किया गया, फटाफट बताएं जल्दी से। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ठीक है, करेक्ट आंसर क्या होगा जल्दी से बताएं भाई। कोई भी अगर टीचर भी पढ़ाता है, फैकल्टी भी पढ़ाएगा, तो वो आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाता है, जो सिलेबस में दिया गया वही पढ़ाएगा। सिलेबस से बाहर कैसे पढ़ा देगा वो, जब है नहीं सिलेबस में चीजें। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा इसमें आपका, बताएं जैसे 39 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, सही आंसर करेक्ट आंसर प्रथम भारतीय राज्य साम्राज्य स्थापित किया था ये चंद्रगुप्त मौर्य ने किया हुआ था। सी ऑप्शन क्या होगा करेक्ट आंसर, सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी होगा इसमें। हाँ, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। उत्तरांचल में अशोक का एक शिलालेख स्थित है, कौन सा शिलालेख है बताएं, देवप्रयाग में, कालसी में, केदारनाथ में, ऋषिकेश में। तो उत्तरांचल में अशोक का एक शिलालेख जो स्थित है, कहाँ पे स्थित बताएं। मैनेजमेंट के 25 क्वेश्चन बोले गए हैं, मैनेजमेंट में भी 25 क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, जहां तक अभी मैं रिव्यू देख रहा हूँ 10 या 15 क्वेश्चन ही मैनेजमेंट के आ रहे हैं, वो भी क्या पूछे जा रहे हैं उनको नहीं समझ में है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा आपका उत्तरांचल में अशोक का एक शिलालेख स्थित है, उसका नाम क्या है जल्दी से बताएं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो ये आपको ध्यान रखना है, उत्तरांचल में अशोक का जो एक शिलालेख स्थित है ये हो जाएगा कालसी में। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है और आता रहता है एग्जाम में। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था, जॉन टावर, हैरी स्मिथ, चार्ल्स मेटकाफ या जेम्स प्रिंसेप। तो कौन थे बताएं जल्दी से। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, हिंदी में 5 क्वेश्चन, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसमें आपका, अशोक के शिलालेख को पढ़ने वाला प्रथम जो था जेम्स प्रिंसेप था। 1837 में इन्होंने क्या किया था, अशोक के शिलालेख को पढ़ा हुआ था। ये आपको डेट भी याद रखनी है, नाम भी याद रखना है, एग्जाम में पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला, सांची का स्तूप किसने बनवाया था बताएं। सांची का स्तूप किसने बनवाया था, अशोक ने, गौतम ने, चंद्रगुप्त ने या ये खरगोन नहीं है, ठीक है, खारवेल लिखा हुआ है, खारवेल है ना। तो यहाँ पे बताना है आपको सांची का स्तूप किसने बनवाया था। हाँ, मैनेजमेंट के सब में वही है, 10 से 12 क्वेश्चन ही है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सांची का स्तूप किसने बनवाया था, सांची का स्तूप जो बनवाया था ये बनवाया था आपका सम्राट अशोक ने बनवाया था। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। इसका मरम्मत करवाया था पुष्यमित्र शुंग ने, है ना। मरम्मत किसने कराया था, पुष्यमित्र शुंग ने कराया हुआ था इसमें, ठीक है। चलें बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में बताएं। कलिंग युद्ध का वर्णन शिलालेख 1 में, 2 में, 12 में या फिर 13 में, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, कलिंग युद्ध का वर्णन किसमें किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, कलिंग युद्ध का जो वर्णन किया गया है ये अशोक के 13वें शिलालेख में किया गया है, जहां पे 1 लाख से अधिक जो है यहाँ पे जनता को इसने या सैनिकों को इसने मार के उनकी हत्या कर दी थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था बताएं। अशोक के दरबार में, हर्षवर्धन के, चंद्रगुप्त मौर्य के या हेमू के। तो यहाँ पे बताना है मेगास्थनीज जो है किसके दरबार में आया था। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट बताएं जल्दी से, सही आंसर क्या होगा आपका, ठीक है। जो भोपाल के स्टूडेंट हैं, जो इंदौर के स्टूडेंट हैं, ये तो मैं बोलूंगा कि अगर आप लोग अगर चाहें तो इसमें बल्कि याचिका जो काम के है वो आप दे सकते हैं। जैसे अभी एमपी टेट का एग्जाम होने वाला है ना, तो एमपी टेट का सिलेबस ही नहीं दिए हुए हैं, 1 महीने पहले सिलेबस देंगे और फिर एग्जाम ले लेंगे, तो कुछ भी मनमाने ढंग से कर रहे हैं ये, ठीक है।
तो राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? तो ध्यान रखना, मेगास्थनीज जो दरबार में आए थे ये आए थे आपके चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा इसमें। ठीक है, चलें अगले क्वेश्चन पे आ जाएं। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को कब पराजित किया था? ये क्वेश्चन एमपी पटवारी में आया हुआ है ना, ये एमपी पटवारी में अभी पूछा गया है। तो आज के ही टॉपिक के मैंने बता दिया, 3 क्वेश्चन जो है इस टॉपिक से आए हुए थे एमपी पटवारी के एग्जाम में। ये क्वेश्चन भी आया हुआ था। 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को हराया था और इनकी बेटी कार्नेलिया के साथ उन्होंने क्या किया था? विवाह भी किया हुआ था, है ना। ये भी आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन आया था। नहीं भाई, 189 में नहीं होना है सिलेक्शन, 89 में नहीं होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राजा प्रायः जनता के संपर्क में रहता था? तो जनता के संपर्क में कौन सा रहता था बताएं? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या बिंदुसार? तो कौन सा राजा प्रायः जनता के संपर्क में रहता था? फटाफट बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? सही आंसर क्या होगा सभी लोग बताएं जल्दी से। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? कौन सा राजा प्रायः जनता के संपर्क में रहता था? अशोक। और इनके शिलालेख नंबर 6 में इसने ये भी बोला था कि जनता जब भी चाहेगी वो उनसे मिल सकती है, 24 घंटे मिल सकती है, चाहे वो क्या रहे, चाहे वो कोई खाते रहे, सोते रहे, कुछ भी अर्जेंट काम करते रहे, लेकिन जनता को उनसे मिलने दिया जाए। ये 6वें शिलालेख में अशोक के कहा गया है ना। तो बी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में है बताएं? अधिकांश जो अभिलेख हैं किस भाषा? ये क्वेश्चन मिस्टेक है ना, ये क्वेश्चन मिस्टेक है, ऑप्शन कुछ है, क्वेश्चन अलग है ये। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा लिपि में है? ये वाला क्वेश्चन है ये, है ना। पिछला वाला क्वेश्चन मिस्टेक था। प्राकृत व ब्राह्मी, संस्कृत व ब्राह्मी, पाली व ब्राह्मी या इनमें से कोई नहीं? तो अधिकांश अभिलेख किस भाषा लिपि में है बताएं जल्दी से। हाँ बिल्कुल सही है विकास। तो करेक्ट आंसर क्या होगा फटाफट बताएं जल्दी से, सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो प्राकृत और ब्राह्मी लिपि में इनके हैं शिलालेख, ये आपको करेक्ट आंसर ध्यान रखना है, ए ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए ब्रिसल शब्द का प्रयोग किया गया है ना। ब्रिसल का मतलब होता है शूद्र, और ये आपको बताना पड़ेगा अब, क्योंकि मैं चौथी बार बता रहा हूँ आपको, 3 बार पहले ही बता चुका हूँ आज ही की क्लास में, और अभी भी नहीं बता पाओगे तो फिर क्या पढ़ोगे आप, है ना। 3 बार पहले ही बता चुका हूँ आज के ही क्लास में, जो शुरुआत से क्लास ले रहे हैं मेरी। ब्राह्मण साहित्य में, जैन साहित्य में, मुद्रा राक्षस में, बौद्ध ग्रंथ में, किसमें कहा गया है बताएं जल्दी से। सही आंसर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो मैंने पहले ही बताया था चंद्रगुप्त मौर्य के लिए, ये भी बताया था मैंने कि ये क्वेश्चन हो सकता है आगे आ भी जाए, और आ भी गया। ब्रिसल यानी शुद्ध शब्द का जो प्रयोग हुआ है मुद्रा राक्षस में, जो किसकी रचना है? विशाखादत्त की रचना है। ठीक है, लेकिन कोई आंसर इसका कर ही नहीं पा रहे हैं, बताओ, जबकि पहले ही मैं बता चुका हूं आप लोग को, किसी का आंसर आया नहीं। ठीक है, हाँ, तो केवल जो सही किया है, सही आंसर आया है शहजादी का और इसिका का, बाकी सब का गलत आंसर है, सब गलत कर रहे हैं। अब धीरे धीरे आंसर आना शुरू हो गया, जब बताना मैंने चालू कर दिया तो अब सही कर रहे हो आप लोग, अब सब सही कर रहे हो, उसके पहले सबने गलत किया है। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मौर्य नरेश के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? उन्होंने विकास किया था संस्कृत कला साहित्य का, सोने के सिक्के का, प्रांतीय विभाजन, हिंदू पुस्तक साम्राज्य। तो इसका सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा बताएं जल्दी से, सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? सोने के सिक्के तो साक्ष्य नहीं मिलते हैं, क्योंकि पट जो थे चांदी के सिक्के थे। पहला ऑप्शन सही है, प्रांतीय विभाजन भी हुआ था, हिंदुकुश तक, हिंदुकुश यानी अफगानिस्तान तक इनका साम्राज्य था, ये भी सही है, क्योंकि कंधार तक का क्षेत्र विस्तार हमने पढ़ा हुआ है इसमें। यानी कि 1 होगा, 3 होगा, 4 होगा, यानी करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखेंगे हम लोग। कल एक क्लास और रखेंगे इसका, मौर्य काल और मौर्योत्तर काल का, यही चैप्टर और चलेगा कल, है ना, 2 दिन ही चलेगा, फिर उसके बाद हम लोग आ जाएंगे गुप्त साम्राज्य में। ठीक है,
तो आज के लिए बस इतने ही रखते हैं। पीडीएफ आपको मिलेगी 9630828149, है ना। यहाँ पे गर्ल्स का ग्रुप अलग बना हुआ है, बॉयज का ग्रुप अलग बना हुआ है, आप लोग चाहें इसमें ज्वाइन कर सकते हैं पीडीएफ के लिए, है ना। मिलते हैं हम लोग फिर से कल सेम टाइम पे 10 पीएम पे 10 पीएम पे मिलते हैं सेम क्लास पे, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, धन्यवाद, गुड नाइट, शुभरात्रि, जय हिंद। प्लीज क्लास को शेयर जरूर करें, पसंद आ रही है क्लास तो लाइक जरूर करिएगा, नहीं पसंद आ रही है तो डिसलाइक कर दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू एवरीवन। बिल्कुल।